किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले उसके सिलेबस को डिटेल फॉर्म में जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। उसके सिलेबस को डिटेल फॉर्म में जानना, उसके साथ साथ किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं वो भी जानना चाहिए। और इस एग्जाम को टैकल करने का तरीका क्या होता है वो भी जानना जो है बेस्ट वे रहता है किसी एग्जाम में आने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट डिटेल को देखेंगे। इस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, अब कंप्लीट डिटेल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें सिलेबस भी आ जाता है, पीवाईक्यू एनालिसिस भी आ जाता है और स्ट्रेटेजी भी आता है। तो इस सीरीज में मैं आपको 3 वीडियो दूंगा जहां पे आज जो है आपको डिटेल सिलेबस मिल रहा है, उसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेगा और उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए ये सारी चीजें जानना जरूरी है किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो पेपर पैटर्न तो आपको पता ही होगा कि +5 -1 का जो है नियम है। 50 क्वेश्चन है, 40 आपको करने रहते हैं, 60 मिनट समय दिया जाता है। एज यूजुअल थोड़ा ज्यादा आपको समय मिलता है। अगर मैं बुक की बात करूं तो कोई भी बुक में आपको कटनी छटनी नहीं रहती है। मेरा मतलब ये है कि आपको आपके सीबीएसई में आपके बोर्ड में कितने चैप्टर्स पढ़ाए गए उससे मतलब नहीं है। पूरा मैक्रो आता है, पूरा माइक्रो आता है। पूरा मैक्रो आता है एनसीईआरटी का, इंडियन इकोनॉमी पूरा आएगा एनसीईआरटी जहां पे आपको फोकस करना होगा। साथ ही माइक्रो के आपके डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक पढ़ना होगा, मतलब कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके साथ साथ आपको डिमांड पढ़ना होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना होगा। ये सारी चीजों का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ने होंगे यूनिट 1 में। उसके साथ साथ इसमें और आपको क्या पढ़ना होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना होगा जिसमें आपको यूटिलिटी अप्रोच 1 और 2 कमोडिटी का पढ़ना होगा। डिमांड में आपका मार्केट डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इससे बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आपके यूं कहें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद नेशनल इनकम हो गया जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है, कैलकुलेशन आता है, तीनों मेथड आते हैं। ठीक है, वेलफेयर और जीडीपी का आता है, रियल नॉमिनल जीडीपी से भी क्वेश्चंस आते हैं। तीनों मेथड से कैलकुलेशंस के अगर ट्रेंड की बात करें 2023 में आया था सबसे ज्यादा, 24 में आपका रियल नॉमिनल से थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा आ गए थे। ठीक है, इसमें प्रिकॉशंस जो हैं उसको भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। साथ ही अगर हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से भी सबसे ज्यादा क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सारी चीजों को फोकस किया जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड ये होता है। मनी मल्टीप्लायर को भी यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर तो बेसिकली आपका मनी में आता है, मनी एंड बैंकिंग में आता है, यहाँ पे मल्टीप्लायर को देखा जाता है। ठीक है, के की वैल्यू, और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें ही होती हैं। मनी एंड बैंकिंग में आपको मनी का इवोल्यूशन देखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस, और उसके साथ साथ मनी मल्टीप्लायर को भी देखना पड़ता है कि कैसे मनी मल्टीप्लाई करती है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट बजट में जो है, गवर्नमेंट बजट के मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है, रेवेन्यू डिफिशिएट में क्या आता है, टोटल फिजिकल डिफिशिएट क्या होता है, फिजिकल डिफिशिएट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बजट में जो है आपका बैलेंस्ड बजट क्या होता है, रेवेन्यू डिफिशिएट, ये सारी चीजें आती हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड देखना होता है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल क्या होता है। उसके बाद फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, डिमांड सप्लाई से देखना पड़ता है। साथ ही आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में मीनिंग, अकाउंट क्या होता है, पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें, अकोमोडेटिव बैलेंस, अकाउंटिंग बैलेंस, इन सबको देखना पड़ता है। इंडियन इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है क्योंकि लास्ट ईयर इससे जो है 27 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इसमें 27 क्वेश्चंस जो आए थे, 21 आए थे शायद, हाँ 21 क्वेश्चंस इससे आए थे, 22 मैक्रो से आए थे और 7 क्वेश्चंस आपके इन माइक्रो से आए थे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस 1947 से 1941 तक देखना है कि कैसे इंडियन की इकोनॉमी 1947 से 1991 तक चलती है। तो क्यों सर 1991 तक ही क्यों, क्योंकि 1991 के बाद भारत की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव लाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन
और ग्लोबलाइजेशन आता है, ठीक है, जहां पे हम लोग देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि स्टेट्स का क्या हुआ था, अंग्रेजों से पहले क्या हालत थी, अंग्रेज थे तो क्या हालत थी, अंग्रेज के बाद क्या हालत थी। उसके बाद देखते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में कि आजादी के बाद क्या होता है, और उसके कुछ फीचर्स देखते हैं, हर एक सेक्टर को देखते हैं, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, और उसके बाद हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तक एंड करते हैं। फिर आता है करंट चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है इकोनॉमी में, जो कि पॉवर्टी होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, रूरल डेवलपमेंट में देखेंगे कैसे हम लोगों को गांवों को ऊपर उठाना है, खेती बाड़ी को ऊपर उठाना है, ये देखेंगे। पॉवर्टी में देखेंगे कितने तरह की पॉवर्टी होती है, क्रॉनिकल क्या होता है, क्या हम लोग गरीबी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं तो किसको निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमी की अभी क्या है हमारे यहाँ पे जो फेस हो रहा है, प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को डेवलप करना है, चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, या हाईवेज बनाने हो, रेलवेज बनाने हो, ताकि हमारे मार्केट में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप इन्वायरमेंट को हैम्पर कर दें, ठीक है, तो वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया में हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी, मतलब इंडिया को हम लोग क्या करते हैं, इंडिया को उसके नेबरिंग कंट्री से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, थोड़ा बहुत बांग्लादेश से कंपेयर करूंगा करेंगे, आपको बताएंगे, और किस तरह से ये कंपैरेटिव स्टडी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे। कहाँ पर लिटरेसी रेट ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो क्यों है, कहाँ पे एजुकेशन बढ़िया है, अच्छा है तो क्यों है, जीडीपी किसकी बढ़िया है, अच्छी बढ़िया है तो क्यों है, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो तरीका है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का वो स्मूथ रहे, डिटेल में हम लोग पढ़ें, तो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है ये वरदान बैच, क्योंकि वरदान बैच में बेसिकली हम लोग बहुत डिटेल से प्रैक्टिस सेट देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, डीपीपी देते हैं, क्लास नोट्स प्रोवाइड करते हैं, डिटेल थ्योरी में एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे बोर्ड सीयूटी दोनों को मैनेज किया जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चीज होती है कि ट्रस्ट क्यों करना, आपको मेरे बातों पे ट्रस्ट क्यों होगा, तो आप जो है 11 रुपए पे करके क्या कर सकते हैं, इसके डेमो क्लासेस को देख सकते हैं, फ्री में 7 दिन देख सकते हैं, एक दिन डेमो क्लास नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी फिर इच्छा हो तो आप जो है वरदान बैच को परचेज कर सकते हैं, और सबसे मोस्ट अफोर्डेबल बैच वरदान बैच ही है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच वरदान बैच है। उम्मीद है डिटेल सिलेबस जो है आपके लिए अच्छा रहा होगा। आप दूसरे और तीसरे वीडियो का इंतजार कीजिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, उसके साथ स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। बाकी और भी किसी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए, उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।